आज के पाठ का शीर्षक है खड़ी बोली की प्रारंभिक कविता प्रमुख कवि। इस पाठ के अध्ययन के उपरांत आप खड़ी बोली हिंदी की आरंभिक कविता के स्वरूप से परिचित हो सकेंगे, हिंदी की आरंभिक कविता के महत्व को रेखांकित कर सकेंगे, हिंदी के आरंभिक प्रमुख कवियों से परिचित हो सकेंगे। बीसवीं सदी के आरंभ में हिंदी साहित्य के इतिहास के विकास क्रम में खड़ी बोली हिंदी अभिव्यक्ति का एक प्रमुख माध्यम बनती जा रही थी। खड़ी बोली के पहले ब्रजभाषा ही कविता का प्रमुख माध्यम थी। हिंदी खड़ी बोली गद्य के विकास में दो परंपराएं कार्य करती रही हैं। एक परंपरा अंग्रेज़ों के प्रभाव से सर्वथा मुक्त रही है और दूसरी उसके प्रभाव में रहकर ही आगे बढ़ी है। प्रथम परंपरा में राम प्रसाद निरंजनी, दौलत राम, मुंशी सदासुखलाल तथा इंशा अल्लाह खां को रखा जा सकता है। दूसरी परंपरा में लल्लू लाल और सदल मिश्र हैं। कुछ यही स्थिति हिंदी पद्य साहित्य की भी है। खड़ी बोली हिंदी के विकास का बीज भारतेंदु युग में दिखाई पड़ता है। भारतेंदु युग के कुछ कवियों ने खड़ी बोली में भी काव्य रचना की है, किंतु यह इस युग की प्रतिनिधि काव्य भाषा नहीं बन सकी। भारतेंदु, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन और प्रताप नारायण मिश्र की खड़ी बोली कविताएं तो संख्या में कम हैं, किंतु श्रीधर पाठक, बाल मुकुंद गुप्त तथा राधा कृष्ण दास को खड़ी बोली का सफल पक्षधर कहा जा सकता है। द्विवेदी युग में मैथिली शरण गुप्त प्रभृति कवियों ने खड़ी बोली को जो काव्योचित गरिमा प्रदान की, उसकी पृष्ठभूमि का निर्माण भारतेंदु युग में ही होने लगा था। काव्य क्षेत्र में ब्रजभाषा और खड़ी बोली के प्रयोग को लेकर इस युग में एक प्रकार के आंदोलन का सूत्रपात हो गया था, जिसका मूल कारण अयोध्या प्रसाद खत्री कृत खड़ी बोली के आंदोलन में ब्रजभाषा और अवधी की रचनाओं को हिंदी साहित्य के अंतर्गत स्थान देने से इनकार कर दिया गया था। इसके फलस्वरूप प्रताप नारायण मिश्र जैसे कुछ कवियों ने प्रतिक्रिया स्वरूप कुछ समय तक खड़ी बोली में काव्य रचना का तीव्र विरोध किया। उनकी खड़ी बोली कविताएं बाद की हैं। द्विवेदी युग में काव्य की मुख्य भाषा ब्रजभाषा के स्थान पर खड़ी बोली बन गई। आज खड़ी बोली के भाषा सौंदर्य और अभिव्यंजना क्षमता को देखकर उसकी काव्योपयुक्तता विवादास्पद नहीं रह गई है, किंतु द्विवेदी युग से पूर्व ऐसी बात नहीं थी। जॉर्ज ग्रियर्सन जैसे भाषाविद, भारतेंदु, प्रताप नारायण मिश्र आदि कवि तथा बाद में रत्नाकर सरीखे कवियों के मन में खड़ी बोली की काव्योपयुक्तता को लेकर संशय था। द्विवेदी युगीन काव्य ने इस शंका को निर्मूल कर दिया। यद्यपि आरंभ में खड़ी बोली के काव्य में बहुत कुछ नीरस और तुकबंदी सा था, किंतु उसमें उत्तरोत्तर निखार आया। जयद्रथ वध की प्रसिद्धि ने ब्रजभाषा के मोह को भंग कर दिया। गुप्त जी की भारत भारती की लोकप्रियता खड़ी बोली की विजय भारती सिद्ध हुई। श्रीधर पाठक। पाठक जी का जन्म आगरा जिले के जोंधरी गांव में हुआ था। खड़ी बोली के ये प्रथम समर्थ कवि कहे जा सकते हैं। यद्यपि इनकी खड़ी बोली में कहीं कहीं ब्रजभाषा के क्रियापद भी प्रयुक्त हैं, किंतु यह उल्लेखनीय है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा सरस्वती का संपादन संभालने से पहले ही इन्होंने खड़ी बोली में कविता लिखकर अपनी स्वच्छंद वृत्ति का परिचय दिया। देश प्रेम, शिक्षा, समाज सुधार, प्रकृति चित्रण इनकी कविताओं में प्राप्त होता है। आचार्य शुक्ल के शब्दों में वे वास्तव में एक बड़े प्रतिभाशाली, भावुक और सूरज संपन्न कवि थे। भद्दापन इनमें न था, न रूप रंग में, न भाषा में, न भाव में, न चाल में, न भाषण में। पाठक जी एक कुशल अनुवादक भी थे। इनकी मौलिक कृतियों में वनाष्टक, काश्मीर सुषमा, देहरादून और भारत गीत उल्लेखनीय हैं। इनकी कुछ काव्य पंक्तियाँ द्रष्टव्य हैं। कहीं पे स्वर्गीय कोई बाला,
सुमंजु वीणा बजा रही है, हृदय के तारों सी कैसी कैसी सुरीली गुंजार आ रही है। इस भारत में वन पावन तू ही तपस्वियों का तप आश्रय था, जगत तत्व की खोज में लग्न जहाँ ऋषियों ने अभग्न किया श्रम था। जब प्राकृत विश्व का विभ्रम और था, सात्विक जीवन का क्रम था, महिमा वनवास की थी तब और प्रभाव पवित्र अनुपम था। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। आचार्य द्विवेदी एक ऐसे युग प्रवर्तक साहित्यकार थे जिन्होंने आधुनिक हिंदी भाषा और साहित्य की प्रस्तावना प्रस्तुत की, उसके लिए ज़मीन तैयार की और साथ ही उन्होंने साहित्य और कविता के लिए अनेक सूत्र दिए जिनके सहारे आगे के साहित्य का विकास हुआ। द्विवेदी जी ने कविता पर गहन चिंतन भी किया और स्वयं पर्याप्त एवं अपने समय के हिसाब से अच्छी कविताएं भी लिखीं। 20वीं शताब्दी की कविता की भित्ति इन कविताओं की नींव पर ही टिकी है। न केवल द्विवेदी युग वरन छायावादी कविता पर भी उनका प्रभाव दिखता है। आचार्य द्विवेदी ने कविता की विषय वस्तु और शिल्प दोनों पर गहन विचार किया है। उन्होंने कवि कर्तव्य में लिखा कि कविता का विषय मनोरंजक और उपदेशजनक होना चाहिए। यमुना के किनारे किनारे केली कौतूहल का अद्भुत अद्भुत वर्णन बहुत हो चुका। न परकीयाओं पर प्रबंध लिखने की अब कोई आवश्यकता है और न स्वकीयाओं के में गतागत की पहेली बुझाने की। चींटी से लेकर हाथी पर्यंत पशु, भिक्षुक से लेकर राजा पर्यंत मनुष्य, बिंदु से लेकर समुद्र पर्यंत जल, अनंत आकाश, अनंत पृथ्वी, अनंत पर्वत, सभी पर कविता हो सकती है। वे कविता में यथार्थ वर्णन और रस पर बल देते हैं। स्वदेश का गौरव गान, देशभक्ति, स्वदेशी तथा हिंदी शिक्षा आदि के पक्ष में तथा सांप्रदायिकता और साम्राज्यवाद के विरोध में उन्होंने कई कविताएं लिखी हैं। यहाँ विस्तार भय से सिर्फ 2 पंक्तियाँ प्रस्तुत हैं जिनमें अंग्रेजों द्वारा भारत के आर्थिक शोषण का चित्रण हुआ है। धड़ाधड़ धार रुपयों की बही है, विलायत और सीधी जा रही है। मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त का जन्म चिरगांव झांसी में हुआ था। ये द्विवेदी युग के कवियों में सर्वाधिक लोकप्रिय एवं महत्वपूर्ण है। गुप्त जी ने घर पर ही संस्कृत, बंगला, अंग्रेजी और उर्दू का ज्ञान प्राप्त किया था। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी इनके शुभेच्छु एवं मार्गदर्शक थे। गुप्त जी राम भक्त थे। इन्होंने पौराणिक तथा ऐतिहासिक प्रसंगों को आधार बनाकर और सामाजिक एवं राष्ट्रीय स्थिति को ध्यान में रखकर अत्यंत सरस और प्रभावशाली कविताएं लिखीं। इनका काव्य मर्यादा एवं संयम की डोर से बंधा हुआ नवजागरण का उद्घोष करने में सिद्ध हुआ। गुप्त जी की प्रमुख रचनाएं हैं रंग में भंग, जयद्रथ वध, भारत भारती, पंचवटी, झनकार, साकेत, यशोधरा, द्वापर, जय भारत, विश्वप्रिया, सिद्धराज, हिडिंबा, पृथ्वीराज आदि। गुप्त जी ने अनघ, तिलोत्तमा, चंद्रहास नामक 3 छोटे छोटे पद्यबद्ध रूपक भी लिखे हैं। प्लासी का युद्ध, मेघनाद वध, वृत्त संहार आदि इनके अनुदित काव्य हैं। गुप्त जी के काव्य का मूल स्वर राष्ट्रीय और सांस्कृतिक है। गुप्त जी कला के लिए वाले सिद्धांत में विश्वास नहीं करते थे। वह कहते हैं, केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। गुप्त जी की सर्वाधिक चर्चित कृति साकेत महाकाव्य है। साकेत की रचना में मुख्य प्रेरणा नारी के विषय में बदली हुई नवीन दृष्टि है। इस महाकाव्य की केंद्र बिंदु उर्मिला है। साकेत में गुप्त जी की दृष्टि गोस्वामी जी की मर्यादावादी दृष्टि से प्रेरित है। रामचरितमानस के राम मर्यादा पुरुषोत्तम हैं। साकेत के राम आधुनिक चेतना से भी संचालित हैं। वे कहते हैं, संदेश नहीं मैं यहाँ स्वर्ग का लाया,
इस धरती को ही स्वर्ग बनाने आया। पंडित अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध। हिंदी साहित्य में खड़ी बोली के प्रथम सर्वमान्य महाकाव्य के प्रणेता हरिऔध जी कवि के साथ साथ उपन्यासकार, आलोचक एवं इतिहासकार भी थे। महाकाव्यत्व की दृष्टि से उनका प्रिय प्रवास एक सफल ग्रंथ है। उनकी खड़ी बोली कविता को पढ़कर ही लोगों को लगा कि खड़ी बोली काव्य भाषा के लिए उपयुक्त है। आरंभ में हरिऔध जी ब्रजभाषा में काव्य रचना करते थे। रसकलश में उन्होंने ब्रजभाषा का ही प्रयोग किया है। उनकी अन्य कृतियां हैं कबीर कुंडल, श्री कृष्ण शतक, उपदेश कुसुम, प्रेम प्रपंच, उद्बोधन, विनोद वाटिका, चोखे चौपदे, पद्य प्रसून, प्रिय प्रवास, पारिजात, ग्राम गीत, वैदेही वनवास आदि। इन काव्य संकलनों में कहीं जाति सेवा, समाज सेवा, राष्ट्र सेवा एवं साहित्य सेवा की भावनाएं व्याप्त हैं, तो कहीं आक्रोश एवं व्यंग्य का आश्रय लेते हुए सामाजिक कुरीतियों एवं दुर्बलताओं पर विचार किया गया है। उनके लिखे गए 2 काव्य ग्रंथ विशेषतः उल्लेखनीय हैं, प्रिय प्रवास एवं वैदेही वनवास। प्रिय प्रवास आधुनिक काल में लिखा गया खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य है, जिसमें कवि की प्रबंध पटुता एवं काव्य प्रतिभा का अद्भुत संयोग दृष्टिगोचर होता है। इसकी कथा वस्तु में श्री कृष्ण की मथुरा गमन, राधा एवं गोपियों की विरह व्यथा, पवन दूती प्रसंग, यशोदा की व्यथा, उद्धव गोपी संवाद, राधा उद्धव संवाद आदि का मार्मिक निरूपण है। इसमें महाकाव्य के समस्त लक्षणों का समावेश है। यह 17 सर्गों में निबद्ध है एवं श्री कृष्ण इसके नायक और राधा नायिका हैं। हरिऔध जी ने गद्य रचना के क्षेत्र में भी पर्याप्त काम किया है। प्रद्युम्न विजय तथा रुक्मिणी परिणय उनके नाटक हैं, जबकि ठेठ हिंदी का ठाठ तथा अधकिला फूल उनके उपन्यास हैं। इनकी कुछ प्रमुख काव्य पंक्तियाँ द्रष्टव्य हैं। प्रियपति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, दुख जल निधि डूबी का सहारा कहाँ है। लख मुख जिसका मैं आज लौं जी सकी हूँ, वह हृदय हमारा नयन तारा कहाँ है। माखनलाल चतुर्वेदी, इनका उपनाम था एक भारतीय आत्मा। माखनलाल चतुर्वेदी जी का जन्म मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के बाबई गांव में हुआ था। ये एक सजग, संवेदनशील एवं उत्साही व्यक्ति थे। आरंभ से ही देश की दशा व दिशा के प्रति जागरूक थे। इन्होंने एक अध्यापक के रूप में जीवन यापन किया और पत्रकारिता के क्षेत्र में भी सक्रिय रहे। इन्होंने प्रभा, प्रताप तथा कर्मवीर का संपादन किया। ये एक भारतीय आत्मा उपनाम से जाने जाते हैं। स्वाधीनता की लड़ाई में ये जेल भी गए और जेल में ही इन्होंने अनेक कविताओं की रचना की। इनकी रचनाओं का प्रधान स्वर राष्ट्र प्रेम और आत्मोत्सर्ग का है। हिम किरीटिनी और हिम तरंगिनी इनके प्रमुख कविता संग्रह हैं। इसके अतिरिक्त युग चरण, समर्पण, मरण ज्वार, माता, वेणुलो गूंजे धरा, शिशुपाल वध कविता संग्रह हैं। साहित्य देवता गद्य काव्य है। अमीर इरादे गरीब इरादे, समय के पाँव, चिंतक की लाचारी, रंगों की बाली ये गद्य निबंध हैं तथा कृष्णार्जुन युद्ध इनका नाटक है। 20वीं शताब्दी में हिंदी की राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा के क्रांति चेता और मानवतावादी कवियों में चतुर्वेदी जी प्रमुख हैं। उनकी देश हित चिंता की भावना व्यापक राष्ट्रीय संदर्भों से जुड़ी हुई है। स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए त्याग, आत्म बलिदान, संघर्ष और क्रांति की अनंत प्रेरणा से चतुर्वेदी जी का काव्य ओतप्रोत है। उनकी कविता में एक और गांधीवादी प्रभाव से सत्याग्रह, आत्म बलिदान, अहिंसात्मक संघर्ष के स्वर प्रकट हुए,
दूसरी ओर उन्होंने क्रांति और विप्लव का बिगुल बजाया। पुष्प की अभिलाषा शीर्षक कविता में उन्होंने देश प्रेम के लिए आत्मोत्सर्ग और आत्म बलिदान की प्रेरणा तो दी ही, फूल की एक नई सार्थकता और नई अर्थवत्ता सिद्ध की। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूंथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के शव पर हे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर इठलाऊं। मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाएं वीर अनेक। पंडित राम नरेश त्रिपाठी। त्रिपाठी जी का नाम खड़ी बोली के कवियों में बड़े सम्मान से लिया जाता है। भाषा की सफाई और कविता के प्रसाद गुण पर इनका बहुत जोर रहता था। इनका जन्म 1889 ईस्वी में तत्कालीन जौनपुर और वर्तमान सुल्तानपुर जिले के कोयरीपुर गांव में हुआ था। सरस्वती पत्रिका के प्रभावस्वरूप ये खड़ी बोली की ओर उन्मुख हुए। त्रिपाठी जी के 4 काव्य ग्रंथ हैं, मिलन, पथिक, मानसी और स्वप्न। इनमें से मानसी इनकी फुटकर कविताओं का संग्रह है, जो मुख्यतः देशभक्ति, प्रकृति चित्रण और नीति निरूपण से संबद्ध है। मिलन, पथिक तथा स्वप्न काल्पनिक कथाश्रित प्रेमाख्यानक खंड काव्य हैं। इनमें व्यक्तिगत सुख और स्वार्थ को त्याग कर देश के लिए सर्वस्व न्यौछावर करने की प्रेरणा दी गई है। इन प्रबंध काव्यों में यथास्थान प्रकृति के भी मनोरम चित्र मिलते हैं। कविता कौमुदी के 8 भागों में इन्होंने बड़ी योग्यता से हिंदी, उर्दू, बंगला एवं संस्कृत की कविताओं का संकलन और संपादन किया है। लोकगीतों का संग्रह भी इन्होंने बड़ी लगन और परिश्रम से किया। इनकी रचनाओं में कर्ममय जीवन और श्रम शक्ति की महिमा का जैसा गान है, वैसा अन्यत्र दुर्लभ है। इनका काव्य शोषण, अन्याय, भ्रष्टाचार, अत्याचार, गरीबी, भूखमरी और उत्पीड़न के विरुद्ध संघर्ष का काव्य है। इनके यहाँ प्रेम को बहुत महत्व दिया गया है। इनके प्रेम में आत्म बलिदान एवं त्याग की भावना विद्यमान है। यथा सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्ति आत्मबल पर हो निर्भर, त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है, करो प्रेम पर प्राण निछावर। त्रिपाठी जी की रचनाओं में द्विवेदी युगीन और छायावादी दोनों काव्य युगों की प्रवृत्तियाँ लक्षित की जा सकती हैं। इनके खंड काव्यों में व्यक्तिगत प्रेम और राष्ट्र प्रेम का सुंदर समन्वय है। सुभद्रा कुमारी चौहान। सुभद्रा जी की झांसी की रानी कविता जनसामान्य में बहुत प्रसिद्ध हुई थी। ये इलाहाबाद के निहालपुर गांव में पैदा हुई थीं। इन्होंने प्रयाग में ही शिक्षा ग्रहण की। गांधी जी के असहयोग आंदोलन से प्रभावित होकर इन्होंने बीच में ही शिक्षा छोड़ दी और राजनीति में सक्रिय भाग लेने लगीं। काव्य रचना की ओर इनकी प्रवृत्ति विद्यार्थी काल से ही थी। इनकी कविताएं त्रिधारा और मुकुल में संकलित हैं। भाव की दृष्टि से इनकी कविताओं को 2 वर्गों में रखा जा सकता है। प्रथम वर्ग में राष्ट्र प्रेम की कविताएं हैं, जिनमें इन्होंने असहयोग या आज़ादी की लड़ाई में भाग लेने वाले वीरों को अपना विषय बनाया है। दूसरे वर्ग के अंतर्गत वे कविताएं हैं जिनकी प्रेरणा इनको पारिवारिक जीवन में हुई थी। ऐसी कविताओं में कुछ तो पति प्रेम की भावना से अनुप्राणित हैं और कुछ में संतान के प्रति वात्सल्य एवं प्रेम की झलक है। सुभद्रा कुमारी चौहान का रचना संसार देशभक्ति और स्वाभिमान की भावना से रंगा हुआ है। इसमें देश की मिट्टी की महक को अनुभव किया जा सकता है। इनकी झांसी की रानी शीर्षक कविता पाठकों की स्मृति में सहज रूप में अंकित है। वह लोगों में नई चेतना, स्फूर्ति व ऊर्जा का संचार करती है। वह कहती हैं, सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भ्रिकुटी तानी थी,
बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। गुमी हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी। दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। सोहनलाल द्विवेदी। राष्ट्रकवि सोहनलाल द्विवेदी का जन्म 4 मार्च 1906 में उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले के बिंदकी नामक कस्बे में हुआ था। इनके पिता पंडित बिंदा प्रसाद द्विवेदी गल्ले का व्यापार करते थे। जब ये 7 साल के थे तभी पिता का देहांत हो गया था। इनके जीवन और रचनाओं में देशभक्ति की भावना प्रतिबिंबित होती है। महात्मा गांधी इनके आदर्श थे। खादी इनका प्रिय परिधान था। द्विवेदी जी का रचना काल स्वाधीनता पूर्व और स्वातंत्रोत्तर दोनों ही है। भैरवी, वासव दत्ता, युगाधार, प्रभाती, पूजा गीत, मुक्तिगंधा, जय गांधी, जय भारत, जय संजीवनी, शिशु गीत, शिशु भारती, बाल भारती, बच्चों के बापू, गीत भारती आदि इनके चर्चित काव्य संग्रह हैं। भैरवी इनका प्रथम काव्य संकलन है। इस संकलन का पूजा गीत एक समय में जन जन की ज़बान पर था। वंदना के इन स्वरों में एक स्वर मेरा मिला लो, वंदिनी माँ को न भूलो, राग में जब मत झूलो, अर्चना के रक्त कण में एक कण मेरा मिला लो। जब हृदय का तार बोले, श्रृंखला के बंद खोले, हों जहाँ बलशीष अगणित, एक सिर मेरा मिला लो। महात्मा गांधी को द्विवेदी जी अपना आदर्श और प्रेरणा स्रोत मानते थे। युगावतार गांधी इनकी कालजयी रचना है। कवि ने गांधी को एक युग पुरुष के रूप में प्रस्तुत किया है, जिसके मात्र एक संकेत पर करोड़ों लोग अपने प्राण न्यौछावर करने के लिए तत्पर हो जाते हैं। उनके पदचिन्हों पर चलने को करोड़ों लोग पंक्तिबद्ध खड़े हैं। चल पड़े जिधर दो डगमग में, चल पड़े कोटि पग उसी ओर, पड़ गई जिधर भी एक दृष्टि, पड़ गए कोटि दृग उसी ओर। श्याम नारायण पांडे। श्याम नारायण पांडे का जन्म सन 1907 में डुमरांव, जिला आजमगढ़, अब मऊ नाथभंजन में हुआ। त्रेता के 2 वीर राम और लक्ष्मण, हल्दी घाटी, जौहर, आरती, जिसका बड़ा प्रसिद्ध गीत है थाल सजाकर किसे पूजने चले प्रातः ही मतवाले, जैसी प्रसिद्ध रचना इसी संग्रह में है। जय हनुमान, गोराबध, शिवाजी, बालिवध, वशिष्ठ, परशुराम इनकी प्रसिद्ध कृतियां हैं। इनका नाम हल्दी घाटी के प्रकाशन के साथ चमका। कविता पढ़ने का इनका ढंग बड़ा ही प्रभावशाली था। अपने ओजस्वी भाषण से ये श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर देते थे। पांडे जी जनता के कवि थे। चेतक, जिसकी मृत्यु पर लिखी गई इनकी कविता बड़ी प्रसिद्ध है, उसकी मृत्यु पर स्वयं महाराणा रो पड़े थे। चेतक का चबूतरा मेवाड़ के दर्शनीय स्थानों में से है। चेतक का यशगान करती ये पंक्तियां बहुचर्चित हैं। रणबीच चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था, राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था। जो तनिक हवा से बाग हिले लेकर सवार उड़ जाता था, राणा की पुतली फिरी नहीं तब तक चेतक मुड़ जाता था। जौहर श्याम नारायण पांडे का दूसरा प्रसिद्ध प्रबंध काव्य है, जिसमें चित्तौड़ पर अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण और पद्मिनी के जौहर की कथा वर्णित है। इसके अतिरिक्त खड़ी बोली के अन्य आरंभिक कवियों में रामचरित उपाध्याय, रूपनारायण पांडे, गिरिधर शर्मा कविरत्न, लोचन प्रसाद पांडे, गोपाल शरण सिंह, मुकुटधर पांडे, कामता प्रसाद गुरु, गया प्रसाद शुक्ल सनेही,
जगदम्बा प्रसाद मिश्र हितैषी, राय देवी प्रसाद पूर्ण, सत्यनारायण कविरत्न, सैयद अमीर अली मीर, लाला भगवान दीन, मन्नन द्विवेदी गजपुरी, केदारनाथ मिश्र प्रभात आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। आरंभिक खड़ी बोली को परिमार्जित तथा परिष्कृत करने में इन कवियों का योगदान अन्यतम है। खड़ी बोली हिंदी के प्रारंभिक कवियों और उनकी कविताओं को पढ़ते हुए हमने अनुभव किया कि सैकड़ों साल से चली आ रही ब्रजभाषा की कविता को विस्थापित कर खड़ी बोली को काव्य भाषा के रूप में स्थापित करना आसान नहीं था। आरंभिक कवियों ने इसके लिए बड़ी निष्ठा, समर्पण और सेवा भाव से कार्य किया। इन कविताओं में राष्ट्र और संस्कृति के निर्माण के साथ ही हिंदी भाषा के परिष्कार का भी प्रयत्न दिखाई पड़ता है। अतीत का गौरवगान और स्वाधीनता का आह्वान इन कविताओं का प्रधान स्वर है।